ओके, तो ऑसिलेशन इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, जो मेरे ओपिनियन में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। ऑसिलेशन इस चैप्टर में हमने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑसिलेशन को कवर किया, डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी, जैसे जस्ट टू टॉक अबाउट द स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, द सिंपल पेंडुलम। तो इसी सीक्वेंस में एक और टाइप ऑफ ऑसिलेशन या एक और टाइप ऑफ कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का ही ये एक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, ऐसे समझ के हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। आपको याद होगा कि सिंपल पेंडुलम को डिस्क्राइब करते वक्त हमारा जो एक्सप्लेनेशन था वो कुछ ऐसा था कि वी मस्ट हैव अ काइंड ऑफ रिजिड सपोर्ट, एंड टू दिस रिजिड सपोर्ट हम एक बहुत ही वेटलेस और इनइलास्टिक टाइप ऑफ स्ट्रिंग अटैच करते हैं, और इस चीज को हम एक बॉब हेवी पॉइंट मास अटैच कर देते हैं, एंड देन वी सेट इट इनटू द ऑसिलेशन, और ये अपना ऑसिलेशन इस तरीके से मूव करता जाता है। इट इज गोइंग टू परफॉर्म अ काइंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ओनली इन अ केस इफ द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटे से एम्पलीट्यूड के लिए, बहुत छोटे से एंगल थीटा के लिए ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। और आप बच्चों ये भी जानते हो कि सिचुएशन में अगर हम इसका टाइम पीरियड क्लेम करते हैं तो ये हो जाता है 2 पाई अंडर रूट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एक पूरा डिस्कशन या इससे रिलेटेड पूरी पूरी इंफॉर्मेशन जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है कि फिजिकल पेंडुलम किसे कहेंगे, और मैं क्यों इसे इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। फिजिकल पेंडुलम ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम एक सिंपल एग्जाम्पल में एक सिंपल सिचुएशन को हैंडल करते हुए बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट्स को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो ऑसिलेशन की बात आती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है, सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, और फर्दर ऑन फिर उसका टाइम पीरियड एंड ऑल दैट। मतलब एक ही प्रॉब्लम तीन अलग अलग, कम से कम तीन अलग अलग वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को एड्रेस करता है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है या एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं बच्चों कि ये फिजिकल पेंडुलम किसे कहेंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक बड़ी ही आर्बिट्री सी बॉडी है, अ बॉडी हुज साइज, शेप एंड द डिस्क्रिप्शंस आर नॉट गिवन टू अस। बिल्कुल आर्बिट्री सी बॉडी। अब बच्चों इस आर्बिट्री बॉडी को हम किसी जगह पर फिक्स करते हैं इस तरीके से कि इस आर्बिट्री बॉडी को इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एक्सिस के लिए ऐसे ऑसिलेट कराया जा सकता है, लाइक दिस। ठीक है, बात समझ आ रही है आपकी, ये कैसी बात कर रहा हूं मैं। यहां पे हम एक्सिस इमेजिन करेंगे, तो ये आर्बिट्री बॉडी जो है ना ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकती है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड। ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर है ना? यस, Yes. Yes, sir. जस्ट मेक अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स। तो मैं अगेन अपनी बात को यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि एक आर्बिट्री बॉडी है जिसका साइज, शेप, डिस्क्रिप्शन हमें पर्टिकुलरली कुछ पता नहीं है। हमने यहाँ पर एक एक्सिस चॉइस किया, और इस बॉडी को जो है ना हम ऐसे 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 झुला सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, लाइक दिस। अब बच्चों ये आर्बिट्री बॉडी ना कुछ भी हो सकती है, ये रॉड हो सकती है, ये रिंग हो सकता है, ये डिस्क हो सकता है, ये किसी किस्म का सिलेंडर हो सकता है, या एक रैंडम शेप हो सकता है, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी यू में से, आर्बिट्री बॉडी यू में से। अब मान लेते हैं कि बेटा हमने इसको ऑसिलेट कराया। जस्ट थिंक ऑन इट, बिफोर आई पुट द सिस्टम इनटू ऑसिलेशन, लेट मी से दैट के इस आर्बिट्री बॉडी का कहीं पे किसी जगह पे ना एक सेंटर ऑफ मास आ जाता है। लेट्स इमेजिन के यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है ये सी, लाइक दिस। और ये सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच में ये ऐसी एक लाइन आप निकाल सकते हो रेफरेंस के तौर पे कि ये ऐसा है। ठीक है, लेट मी कंफर्म हियर दैट
कि सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच में जो गैप है, ये गैप बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इससे बनेगा, और वो गैप है L। तो रिमेंबर दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी and the point from which the axis is passing, the point at which we are going to make the rotation of the body, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कह सकते हो, वो क्या है? L। अब बच्चों हमने इस बॉडी को रोटेट कराया, हमने इसको घुमाया। इमेजिन करते हैं कि ये बॉडी घूम के कुछ ऐसी हो गई। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको सही तरीके से ड्रॉ कर सकूं शेप को मेंटेन करने के लिए। तो मान लेते हैं ये बॉडी घूम के ऐसी हो गई, समझ आई बात? ऐसा शेप आ गया। तो होगा ये बेटा कि इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होके यहां कहीं चला जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होके यहां चला गया, ठीक है? यस। अब इसका जो वेट है वो सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लाइक दिस। ये mg हो गया। नाउ द बॉडी हैज बीन शिफ्टेड। तो आप ये कह सकते हो कि यहां अब जो लाइन पास हो रही है वो ऐसी पास हो रही है, लाइक दिस। गेटिंग द पॉइंट? आप ये भी कह सकते हो बेटा कि पुरानी वाली पोजीशन और नई वाली पोजीशन में यहाँ पे कुछ एक एंगल आ गया, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं कि इस mg के हम दो कंपोनेंट स्प्लिट कर लेते हैं। वन ऑफ द कंपोनेंट इज हियर, लेट्स से दिस, एंड द अनदर कंपोनेंट इज हियर, लाइक दिस। आप डेफिनेटली ये समझ पाओगे कि यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। यस। going to be theta, then this is also going to be theta. So this is going to be which component? इस component का क्या नाम रखें हम? mg cos theta। Very good. It is going to be mg cos theta, and this other one is going to be what? mg sin theta। mg sin theta। अब बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं कि इस बॉडी को यहां पे ऐसे लिफ्ट करने के बाद अगर मैं छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, तो कौन सा कंपोनेंट mg का, कौन सा कंपोनेंट इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करने की कोशिश करेगा? mg sin theta। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पे जैसे ही हम इसको ऊपर उठा के छोड़ते हैं तो फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाता है mg sin थीटा, ठीक है, जो इस बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ एसएचएम वाली सिचुएशन डेवलप हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। गेटिंग द पॉइंट? यस। यस सर। अब बच्चों एक और बात समझ लो, अगर हम इस डिस्टेंस पर थोड़ा ध्यान दें, लेट मी यूज ग्रीन कलर टू रिप्रेजेंट, इस डिस्टेंस पर थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, और सोचें कि सेंटर ऑफ मास यहां है, सेंटर ऑफ मास, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसके बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? एल। तो ये तो वही, अभी भी वही रहेगा, बिकॉज वेट इज गोइंग टू एक्ट राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, मतलब ये डिस्टेंस भी हम क्या क्लेम करेंगे? एल। तो बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बताओ यहां पे कि अगर हम टॉर्क लिखने की कोशिश करते हैं तो बाय फॉर्मूला टॉर्क, रिस्टोर करने वाला टॉर्क, दोबारा अपनी पोजीशन पे लाने वाला टॉर्क, उसका फॉर्मूला बनेगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कौन है इस केस में? mg sin mg sin थीटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन बन रहा है इस केस में? एल। एल बन रहा है। मतलब यहां पे अगर मैं टॉर्क लिखता हूं तो ये टॉर्क क्या बनेगा? mg sin theta। mg sin थीटा इंटू एल। करेक्ट हो गई बात? यस। एक और बात समझ लें, यहां पे मैं चाहूं तो माइनस भी लगा सकता हूं, बिकॉज ये टॉर्क अपने आप में रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट है? यस। अब बच्चों रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर से कंसेप्ट उठा लो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आई अल्फा। आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। अगर ये रिंग है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। अगर ये डिस्क है, अगर ये रॉड है, अगर ये सिलेंडर है, अगर ये स्फीयर है, तो पोजीशन ऑफ एक्सिस के हिसाब से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लिखना पड़ेगा। तो टॉर्क के फॉर्मूले में यहां जब आई आएगा तो याद रखिए, जहां एक्सिस हम इमेजिन कर रहे हैं उस एक्सिस के अकॉर्डिंगली हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा। इनटू क्या चीज होता है बेटा? अल्फा। अल्फा। सो दिस कंटिन्यूस एम जी, लेट मी राइट एल फर्स्ट एंड देन साइन थीटा। अब बेटा हम एक छोटी सी यहां डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये आई हो गया, अल्फा को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, चाहे तो, या अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा लिखना, इसको मेंटेन करना चाहते हो अल्फा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको अल्फा मेंटेन करें, कोई इशू नहीं है।
it is going to be now written as mgl into theta. What kind of condition I could have adopted? Small angle. Sine Very separated good. theta. For theta to be very small, sin theta approximated to theta. Clear हो गई बच्चों बात? Yes. Tell me what would be the equation for alpha? Minus mgl divided by I. This is going to be a separate factor into theta. तो हमें अल्फा का एक सिंपल सा स्टैंडर्ड सा इक्वेशन मिल गया. Now I want you to think this situation with the standard condition of SHM. आपको याद होगा स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ एसएचएम में हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा इफ इट इज एन एंगुलर एसएचएम. Yes. If it is a linear SHM, then we write x. So क्या इस फिजिकल पेंडुलम का एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमारी एसएचएम की स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन की इक्वेशन से मेल खा रहा है, मैच करता है? Yes. यस, ठीक है. All things are in accordance with the standard equation of the SHM. तो हम यहाँ पे क्लेम करेंगे कि ओमेगा का रिप्लेसमेंट क्या बना? mgl by एब्सोल्युटली करेक्ट. तो हम देखेंगे कि ओमेगा का रिप्लेसमेंट हो गया अंडर रूट में. बच्चों अंडर रूट भूल रहे हो आप? mgl divided by, keep in mind this is I is moment of inertia about the given axis, not about the axis from center and all that. It is about the given axis. In a general practice, what is omega? 2 pi by t. Correct. So that is 2 pi by t. Now it is going to be equal to mgl divided by I. Therefore, you can finalize the equation for time period t is equal to 2 pi and then in under root I, the moment of inertia, divided by mgl. This is going to be your final result. So ये होता है फिजिकल पेंडुलम और ये है उसका टाइम पीरियड. जबकि देखो सिंपल पेंडुलम का ये टाइम पीरियड है और फिजिकल पेंडुलम का ये. मैं यहाँ पे आपसे 2-3 बातें कंफर्म करना चाहता हूँ. हमने ये तो बोल दिया कि ये टी क्या है? Time period. टाइम पीरियड. m बॉडी का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 2 पाई है. दो बातों में आपको बहुत अच्छे से सोचना है. I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बार एक्सिस के लिए अलग अलग लिखा जाता है. तो ये कौन से एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? जिस एक्सिस के हिसाब से ये बॉडी रोटेट हो रही है. Yes. डू नॉट कंसिडर दिस अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड ऑल दैट. ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे. हम बस ये लिखेंगे कि जिस एक्सिस के ऊपर ये बॉडी रोटेट हो रही है, ये एक्सिस जहां कहीं लगाया गया होगा, जिस किसी तरीके पर, जिस किसी डिस्टेंस के हिसाब से उसका ओरिएंटेशन होगा, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको लिखना है. वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम आस्किंग व्हाट इज एल? Distance between Distance from axis and center of mass. वेरी गुड. डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कह सकते हो या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि एक्सिस वहीं जाएगा जहां पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जहां से उसको लटकाया है. वहां से लेके बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी तक का डिस्टेंस जो है ये एल होगा. अब प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई जाएगी. या तो हम आई के कैलकुलेशन को इंक्रीज करेंगे या एल के कैलकुलेशन को इंक्रीज करेंगे. बाकी टाइम पीरियड सीधे सीधे निकलेगा. टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आई डिवाइडेड बाय mgl. Shall we look out with some of the standard cases of it? Yes. Yes. मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं. आपने बस ये बताना है कि इनका इस अरेंजमेंट में टाइम पीरियड क्या हो सकता है. ये सबसे पहला केस है. तो एक रॉड ली गई है, एक्सेस यहां है. डिस्क्रिप्शंस काफी सिंपल है. जो भी एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, रॉड की लेंथ एल होगी, मास एम होगा. आपको लिखना है कि अगर इस रॉड को ऐसे 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 हमने ऑसिलेट करना शुरू किया स्मॉल ऑसिलेशंस के हिसाब से, तो आपको लिखना है कि आपको लिखना है कि टाइम पीरियड क्या होगा. तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ऐसे अगर मैं रॉड को रोटेट कराता हूं तो क्या इसका सेंटर यहाँ आता है? Yes. ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है. यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस यानी कि स्मॉल एल, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बनेगा? L/2. L/2. और अगर आप केयरफुली आंसर करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? ml square by 3. m स्क्वायर बाय. एब्सोल्युटली करेक्ट. आइए एंजॉय करें इस बात को. टाइम पीरियड क्या लिखा जाए? 2 पाई अंडर रूट आई की जगह क्या आ गया? mgl. ml square by 3. डिवाइडेड बाय एम मास. कैपिटल में लिखना पड़ेगा बिकॉज इफ आई ट्रीट द मास ऑफ द रॉड एज कैपिटल एम, एंड देन जी, एंड देन अगेन व्हाट? L/2. करेक्ट है.
बस एल की एक पावर यहां से और एक पावर यहां से कट जाएगी, 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। यू आर डन विथ योर आंसर, दैट इज 2 पाई। कम ऑन, गो अहेड। अंडर रूट में, सॉरी एम एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट में 2l डिवाइडेड बाय divided by 3G. 3g। फिनिश? Yes. ठीक है, लेट्स इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। ध्यान से करना है अभी। नाउ आई हैव द सेकंड सिनेरियो, सेकंड केस लाइक दिस। ऐसा मान लेते हैं, सेकंड वाला केस ऐसा है, ये रहा। ठीक है, अब पहले तो आप बताएं बेटा, ये फर्स्ट रॉड जो है इसका सेंटर कहाँ है? सेंटर में। सेंटर में। जो नीचे वाला रॉड है उसका सेंटर कहाँ है? सेंटर उसके में। सेंटर में। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? दोनों के बीच में. इन दोनों के सेंटर के, इन दोनों के बीच में कह सकते हो, इन दोनों के सेंटर में, मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ तक आएगा। Yes. अगर आप ठीक से सोचो तो ये डिस्टेंस L, अगर आप 3L ठीक by से सोचो, 4. यस 3L by 3L 4. by शाबाश, 3l/4, वेरी गुड। क्योंकि यहां से यहां तक l/2 और उसके बाद और l/4, तो एडिशन हो जाएगा 3l/4, क्योंकि ये इन दोनों के बराबर बीच में आएगा। तो नीचे Yes. से l/4, ऊपर से 3l/4, करेक्ट है? Yes, sir. देखो मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, लेकिन बात तो समझ आ रही है आपको? Yes. तो एक मामला तो निपट गया, L = 3 कैपिटल L डिवाइडेड बाय 4। दूसरा मामला बाकी है, वी हैव टू राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सोचो बेटा, ये जो ऊपर वाला रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ml square by 3. square by 3. एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो नीचे वाला रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ml square by ml 2. square by 12. नहीं, गलत बात। एक्सिस इधर है, रॉड इधर है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। हाँ. हम ऐसे सोचेंगे कि एक एक्सिस इधर है ओरिजिनली जिस पे घूमना है, इसके पैरेलल एक और एक्सिस हम ऐसे इमेजिन करेंगे, ऐसे दो दो एक्सिस। पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें। हम्म. इन दोनों के बीच का गैप कितना? L. L. L। बात समझ आई? हम्म. यहाँ IO, यहाँ IC। I see. बताओ, ठीक से बताओ। ml² डिवाइडेड बाय 12 प्लस 12 plus ml ml वेरी गुड, square. शाबाश बच्चों, ml², मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 13 ml square by 2. 13 ml square by 2. 13 ml square by 12। तो दो रॉड हैं, पहली ऊपर वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml square by 3. ये नीचे वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 13 ml square by 12. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 17 ml square by 12. इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। हम्म. ठीक है, Yes. बताइए कॉमन एलसीएम क्या आएगा इसमें? 12. 12, 4 and 13, 4 आंसर ml square. 17 ml square by 2. 17 ml square। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज दिस मच। अब आते हैं टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे, T = 2 पाई अंडर रूट I डिवाइडेड बाय mgl। चलिए फटाफट बताइए, 2 पाई अंडर रूट में I कितना आ गया था? 17 ml square. 17 ml square divided by 12 divided by कैपिटल M G, if I am not wrong, 3l/4। क्या कहते हो? Yes. mm से कट गया 4, और ये 12 भी कटेगा कितने से? 3. 3। l और L. l की एक पावर कट गई, तो बताएं T = 2 पाई 4l by 3G. अंडर रूट में 17l, हाँ. 17l डिवाइडेड बाय ये 3 नीचे आ जाएगा 9G। 9G. सोचें समझें, क्वेश्चन अच्छा है, टफ है। टफ इन द सेंस थोड़ा कैलकुलेशन, आप देख रहे हैं इसमें 3 कैलकुलेशन एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना, और फिर फिजिकल पेंडुलम की टाइम पीरियड की कंडीशन लिखना। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत मीनिंगफुल होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट समझ आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. We have solved such like around 100 examples we have solved to find out the moment of inertia of the systems. Getting it right? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, अब ये तो उसमें और ज्यादा टफ है। टफ इन द सेंस और ज्यादा, जिसे आप कह सकते हो कैलकुलेशन को चैलेंज कर रहा है। एक्सिस अब हम कहां लाए? सेंटर पे लाए हम एक्सिस। एक्सिस ही सेंटर पे लाए हम।
ठीक है, तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो वर्टिकल रॉड है इसका सेंटर कहाँ है? इधर। Yes. हॉरिजॉन्टल रॉड है इसका सेंटर कहाँ है? इधर। Yes. हाँ, तो सिस्टम का सेंटर कहाँ है? इन दोनों के बीच में बीच में बीच में। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक। L/4. L/4 वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट हैज टू बी इक्वल टू L/4। वेरी गुड। अब बारी आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इस वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12. बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL² plus बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। L/4 mL². L²/4 4 बिल्कुल सही, क्योंकि हम दो एक्सिस इमेजिन करेंगे। एक तो यहां से जा रहा है जिसपे सिस्टम रोटेट कर रही है, एक यहां इमेजिन करेंगे जो इस हॉरिजॉन्टल रॉड का सेंटर ऑफ मास है। ये दोनों एक्सिस हम पैरेलल इमेजिन करेंगे। पैरेलल देखो ऐसे, वीडियो में देखो ऐसे, एक ऐसा पैरेलल। और दोनों एक्सिस के बीच का गैप कितना है? L/2. L/2। यहाँ मिडिल पॉइंट है ना ये, L/2। गेटिंग इट? तो मैंने इस रॉड के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया। इसके सेंटर वाला mL²/12 और इसके बीच वाला गैप L/2, तो mL²/4। एडिशन करें पूरा, कितना आंसर आएगा? 4 और 12 mL²/3। अब मुझे आप सबसे पहले तो ये कंफर्म करें कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mL²/12 plus mL²/3. बहुत अच्छे बेटा, mL²/12 प्लस mL²/3, क्योंकि ये रॉड का mL²/12 और इस वाली रॉड का mL²/3। अब और आगे बढ़ते हैं। कॉमन एलसीएम 12 ले लिया आपने। 1 4 5 5 mL²/12. 5 mL²/12, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कमिंग टू अ सिचुएशन ऑफ टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट करंट एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m मास ऑफ द सिस्टम g L. l। अच्छा, हम एक गलती कर रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं देखो ध्यान से। अच्छा, वो पकड़ में आ गई मेरे। mass यस, जब हमने यहां इस वाले प्रॉब्लम में मास को सब्स्टिट्यूट किया था बेटा, तो हमने खाली m लिखा। हालांकि हमें सोचना चाहिए m मास तो सिंगल रॉड का है और यहाँ पे दो हैं, तो क्या आना चाहिए? 2m. हाँ, सिस्टम का मास 2m आ जाएगा। और अपनी गलती को सुधारें, कैलकुलेशन करते वक्त ये 17L और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा अब? 18g. 18G। नो, इट्स अ सीरियस मिस्टेक, ध्यान देना चाहिए था हमको। एनी हाउ, पकड़ में आ गई, अच्छी बात है। अब बताएं क्या क्या लिखूं मैं यहाँ पे। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई। कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फिगर आउट किया? 5 mL²/12. तो टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फिगर आउट किया 5 mL² डिवाइडेड बाय 12 एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मास 2m, g डिस्टेंस स्मॉल l इज नथिंग बट इक्वल टू L/4। क्या कहते हो? Yes. ठीक है, तो ये फैक्टर मास का यहां से और यहां से कट गया। ये 2 यहां से कट गया, कितना हो गया? 2। ये 2 फिर काटा, यहां से 12 को कितना हो गया? 6। फाइनल आंसर बताएं। 2 पाई अंडर रूट 5। अच्छा, एक एल भी कटेगा यहाँ से, ये एल की पावर यहाँ से काट दी मैंने। 5L/6G. ये हो गया बेटा 5L डिवाइडेड बाय, ये 6 नीचे आ जाएगा, 6G। देख रहे हैं आप आंसर कितना फर्क हो गया? Yes. ओके, अब इसमें एक और बड़ा ही यूनिक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, और ज्यादा टफ। ध्यान से करना, सोच समझ के करना, ठीक है? पहले बच्चों निकालते हैं इसका सेंटर कहां है। तो यहां एक्सिस है, ये वर्टिकल रॉड का सेंटर इधर है, हॉरिजॉन्टल रॉड का सेंटर इधर है। Yes. डेफिनेटली सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर बराबर बीच में आएगा। Yes, sir. ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अगर मैं इसकी प्रॉपर पोजीशन कैलकुलेट करना चाहता हूं तो लेट मी ड्रॉ लाइन हियर। डेफिनेटली ये एंगल कितना हो जाएगा? 45. 45 डिग्री। अब यहां से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर मैं मेजर करने की कोशिश करता हूं, हॉरिजॉन्टल L/2. L/2, करेक्ट है?
Yes. और ये वर्टिकल डिस्टेंस अगर नहीं, ये L/2, हाँ ये तो L/2 हो गया, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब ये वर्टिकल डिस्टेंस अगर मैं मेजर करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला, L by L/4. कितना होगा? L/4. L/4 हाँ। इसे सॉल्व करें अगर हम 45 डिग्री का रेफरेंस लेके तो निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/4, करेक्ट है? Yes. बिल्कुल सही है, L/4, क्योंकि ये बराबर इन दोनों के बीच में आएगा और हम इसे ज्योमेट्रिकली प्रूव भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। ओके, तो Yes. ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? L/4. L/4। अब जरा ध्यान से सोचें, ये साइड अगर L/4 है, ये एंगल 45 है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? L/4. L/4 L/4, क्योंकि दोनों साइड सेम होते हैं। ये सुनो, अगर 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से सोचें, राइट एंगल ट्राइंगल का कंसिडरेशन लें, तो दिस साइड इफ इट इज L/4, इफ इट इज एंगल 45, तो इसके अपोजिट वाली साइड भी 45 ही होगी। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा पुटअप करता हूं, ध्यान से देखना, आप सेंटर निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको। हमें ये पता चला कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, लेट मी राइट इट हियर। तो यहां कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास आ रहा है। आप मुझे बेटा ये बताओ कि ये वाला डिस्टेंस कितना है? L/4. करेक्ट है? If Yes. this is L/4, this is 45, so this is also L/4। Yes. 45 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड सेम होते हैं। Yes, sir. हाँ, अच्छा, ये नीचे वाला साइड कितना निकला था फिर? L/4. L/4. तो ये बताओ कि ये ऊपर वाला साइड कितना निकलेगा? 3L/4. हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अगर लोअर साइड L/4 निकला है तो अपर साइड 3L/4 हो गया। अब एक बात समझो, यहां पे हमको जो डिस्टेंस मेजर करना है वो ये वाला करना है, ये वाला करना है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस क्या कहते हो? Yes. Yes, sir. सो वी वेर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस। तो हमारे लिए जो काम का डिस्टेंस है, फॉर्मूले में जो सब्स्टिट्यूशन हमको बनाना है, ये L, फॉर्मूले में जो डिस्टेंस हमको बनाना है, ये एक्चुअल में डिस्टेंस कहां से कहां तक का होता है? Axis और center of पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि एक्सिस से लेकर के सेंटर ऑफ मास तक की जगह। अब उसके लिए ये सारा इंतजाम चल रहा था। तो हमें पता चला कि ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये कितना आ गया? 3L/4। ये वाला कितना आ गया? L/4। L/4. So you may say this distance which we call L, so L will be equal to under root 3L/4 9 L square by 16 plus L square by 16. So that distance will become equal to under root में 10L divided 10 by L 4. square by 16. Therefore, finally, this distance L will become equal to root 10 L divided by 4. Got the point clear? root 30. Yes, sir. अरे एक सेकंड, यहां मैं 10 लिख रहा हूं, ये 16 है, ठीक है ना? वो राइटिंग में कुछ मिस्टेक हो गया शायद। दिस इज L square by 16। 16 कॉमन एलसीएम हो गया, 9 + 1 10, 10 रूट में आ गया, बाकी L/4 बाहर। ओके, Yes, sir. अब दूसरा चैलेंज क्या है? आप फॉर्मूला याद करो, क्या था फॉर्मूला अपना टाइम पीरियड का? Moment of inertia. वेरी गुड। दूसरा चैलेंज बच्चों इसमें यह है कि हमको गिवन सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो भी अक्रॉस, वो भी अबाउट द गिवन एक्सिस। अब इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके लिए फिर एक बार काम करना पड़ेगा। आ जाओ करते हैं। तो ये अपना एक्सिस सिस्टम, रॉड सिस्टम है दोनों का। ये बताओ कि इस वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ML. बोलो,
सही जा रहे हो? By स्क्वायर बाय 3, बात 3 खत्म। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? तो हम बोलेंगे कि यहां पर भी इसका सेंटर है हॉरिजॉन्टल रॉड का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो सकता है, ये, ठीक है? ठीक है बच्चों, yes sir. ये गैप L है, ये वाला गैप L/2 है, by 2 तो डेफिनेटली L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4 यानी कि √5 L/2। Yes. सोचो सोचो सोचो, ये डिस्टेंस √5 L/2 राइट फ्रॉम एक्सिस टू द सेंटर ऑफ सेकंड रॉड। yes देन हाउ मेनी एक्सिस डू आई Yes, sir. इमेजिन? कितने एक्सिस इमेजिन करूंगा बेटा मैं? 2 दो। एक तो ओरिजिनल जहां से घुमाना है सिस्टम को, और दूसरा कहाँ? ये हॉरिजॉन्टल रॉड के center of mass सेंटर में। दोनों कैसे इमेजिन होंगे? पैरेलल। parallel parallel दोनों के बीच का क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको पता चल चुका है। हाँ √5/2 कौन सा थ्योरम लगाएंगे? parallel axis Parallel theorem हाँ तो बताओ। ml²/12 कौन से एक्सिस के लिए? ये यहां जो आएगा उसके लिए, करेक्ट है? yes sir. yes प्लस sir प्लस बोलो आगे, प्लस Yes. 5 Yes, sir. ml²/4 L by 4 5L²/4। कॉमन एलसीएम मैंने लिया कितना? 12। 12 ml² 12. प्लस 5 3 15। करेक्ट जा रहे हैं? करेक्ट जा रहे हैं? पहले से 5 था यहाँ, yes sir. और yes 4 के sir एलसीएम के 12 एलसीएम के हिसाब से 4 का मल्टीपल तो 3 हो गया। 5 × 3 15, 15 + 1 16, 16 4 by ml 12, square by 3 16 by 12 का मतलब क्या हो गया? 4/3. 4/3. 4 ml²/3। अब एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, दूसरा वाला इतना है, तो टोटल कितना होगा? दोनों का प्लस. वेरी गुड, दोनों का प्लस करना पड़ेगा। ml²/3 प्लस 4 4 ml ml²/3, फाइनल 5 आंसर ml square by 3 5 ml²/3। चैलेंजिंग है क्वेश्चंस। अब हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे। व्हाट फॉर्मूला वी अप्लाई? 2π अंडर रूट में whatever the moment of inertia we got, whatever the mass of the system is, whatever the acceleration due to gravity, and whatever the distance between what? axis and center of mass. Axis and center of mass. You just have to remember it. और वो हमने यहाँ निकाला इतना जुगाड़ लगा के, ठीक है? ध्यान रहे, एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना आया था? Yes. L/4। नाउ Root. टू द एक्चुअल सॉल्यूशन। यहां पुटअप करें सब कुछ, तो T विल बिकम इक्वल टू 2π अंडर रूट I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? 5 ml²/3 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2m g रूट में 10 L/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट है? Yes. अब सोचें, सबसे पहले तो ये m और एक पावर m की कैंसिल हो गई, ये l और एक पावर ये l की कैंसिल हो गई, ये मैंने यहाँ से 2 काटा, ये यहाँ से 2 कट के हो गया 4, 2 कट, 2 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, तो टाइम पीरियड क्या एक्सपेक्टेड हुआ? 2π अंडर रूट, ये 2 ऊपर गया, पहले से 5 था, 10L/3. 10L डिवाइडेड बाय 3 नीचे आया, तो 3√10g, करेक्ट है? इज इट ओके? yes sir. बेटा हम चाहें तो इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा बस, 2π अंडर रूट। अब ध्यान से देखना किस सिंप्लीफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। ये जो न्यूमरेटर वाला 10 है, इसको √10 ऐसा लिखें, yes yes sir. तो एक √10 कैंसिल होके सिर्फ एक √10 Cancel. बचेगा, तो √10L डिवाइडेड बाय 3G. सिंप्लीफाई करने के बाद हम एक्सपेक्टेड आंसर ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको फिजिकल पेंडुलम का एक अच्छा खासा आइडिया आ गया होगा, yes sir. राइट? आइए अब कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिजिकल पेंडुलम की कंडीशन अप्लाई करते हुए। रिंग है, रेडियस r है, सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। तो टाइम पीरियड नहीं निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। पहले ये बताओ कि इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? इधर एक्सिस Yes. और Yes, रिंग sir. के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? R. R. r। तो हमें पता चला L = R। केयरफुली बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है?
mr mr square नहीं, गलत, 4 by 3 mr square. गलत, 2mr स्क्वायर। कैसा? Yes, sir. एक्सिस इधर है, टेंजेंट, tangent है रिंग के सरफेस पर टेंजेंट, सर्कमफ्रेंस पे टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे घूम रही है रिंग। ये इधर एक्सिस है, ये ऐसे घूम रही है, तो ये टेंजेंट दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, ये ऐसे घूम रही है, yes टेंजेंट। और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 2mr square. 2mr स्क्वायर। आपके दोनों काम पूरे हो गए, डिस्टेंस भी मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिल गया। फॉर्मूला लगाएं, 2 पाई अंडर रूट I अपॉन मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द सिस्टम, GL। चलिए 2 पाई अंडर रूट I की जगह 2mr square. 2 टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय m mgr. ln GR। जितना कैंसिलेशन हो सकता है कर दें, m से काट दिया आपने, r की एक पावर काट दी, तो फाइनल टाइम पीरियड आपको मिला 2r by g r divided by g। But what is the question? The question is not about time period. The question is to find out frequency. The frequency is what? 1 by t 1 upon equal. t Answer 1 upon 2 pi under root g divided d by by 2r 2r. Done? yes Okay. Let's take another such question. अब क्वेश्चन एकदम आसान है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. We'll try to finish it off as quickly as possible. What is the period of a pendulum formed by pivoting a meter stick? तो 1 मीटर स्टिक है, याद रखना 1 मीटर स्टिक की जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है. So that it is free to rotate about a horizontal axis passing through the 75 सेंटीमीटर मार्क. 75 सेंटीमीटर मार्क पे एक्सिस है. So let me take the meter stick like this. ये 1 मीटर की स्टिक है. 0 ऊपर है क्या नीचे, कहीं कुछ बोला नहीं है, तो मैं 0 नीचे से इमेजिन कर लेता हूं. इसके सेंटर पे कितना मार्क रहेगा? 50. 50. 75 की मार्किंग इधर आएगी, बराबर. Yes. तो बच्चों इस जगह पे हमने एक्सिस लगाया है. अगर आप बहुत ध्यान से देखें, सेंटर की मार्किंग कितनी है? 50, 50. एक्सिस कहाँ है? 75. 25, दोनों के बीच का गैप कितना? 25. 25. यानी कि L/4. Yes. बिकॉज मीटर स्टिक मींस 100 सेंटीमीटर. ये वाला मार्क अगर 75 है, सेंटर 50 पे है, तो दोनों के बीच का गैप 25 इज नथिंग बट इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. ठीक. और एल्स यू कैन ऑल्सो टेक दिस कंसिडरेशन एज L/4 which is equal to L and which is also equal to 25 centimeter if required in calculation. Is it okay? Yes, Yes, sir. However, हम यहाँ नंबर्स में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे ऐसे ही कर देंगे, इसको हम L/4 बोल देंगे. अब हमें दो फैक्टर्स पता करने पड़ेंगे, तब जाके हम टाइम पीरियड लिख पाएंगे. दो में से एक फैक्टर तो हमारा हो गया, L इज इक्वल टू कैपिटल L टोटल लेंथ ऑफ द स्टिक डिवाइडेड बाय 4. अब जो दूसरी चीज हमें पता करनी है ना बेटा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो मैं बस ऐसे सोचूंगा, एक एक्सिस सेंटर से जा रहा है, एक एक्सिस यहां जिसके अक्रॉस बॉडी को घुमाना है. तो टोटल कितने हो गए एक्सिस? 2. दोनों कैसे हो गए? Parallel. दोनों के बीच का गैप हमें पता है. L/4. हाँ, तो फिर कौन सा थ्योरम लगेगा? Parallel axis. बोलो स्टेटमेंट. ml square by 12. शाबाश. प्लस ml square by 16. वेरी गुड. कॉमन एलसीएम 48. एलसीएम 48 आ जाएगा. Yes. yes sir 7. सही है. Yes. ml स्क्वायर. तो 7 ml स्क्वायर में 48 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. टाइम पीरियड 2 pi under root whatever the I for the given axis is, mass of the system, mass of the body, whatever you say, GL. चलिए क्विकली बताएं. 2 pi under root
7 ml square by 48. 7 ml square divided by 48 divided by a single body m g 4. L by 4। जितना कैंसिलेशन कर सकते हो बच्चों उतना कैंसिलेशन करो। m से काट दो, L एक पावर कट जाएगी। ये जो 4 है और ये 48 है, ये भी कटेगा 12 से। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट, फटाफट बताएं। 7L by 12 G. 7L डिवाइडेड बाय 12 G. 12G। दैट्स इट। आप समझ पा रहे हैं ना ठीक से? Yes. ओके, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से हैंडल करना। इसमें बोला है कि एक डिस्क है लेकिन उसको सस्पेंड किया r/2 इस जगह पे, above its center find its period of oscillation। तो लेट मी ड्रॉ डिस्क फर्स्ट। तो ये एक डिस्क है like this। let me shade it so that it will give us a feeling of disk। मास m, रेडियस r, अंडर अजम्पशन चलेगा। डिस्क का सेंटर तो इधर होगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन इसकी पायोटिंग इधर की है, ऊपर नहीं की है। अब हम जानते हैं इन दोनों के बीच का ये जो गैप है ये क्या कहलाएगा? स्मॉल l। और इस बार ये काफी क्लियर है, कितना है ये? R by 2. r/2, क्योंकि उसने खुद ने ही बोल दिया कि सेंटर से r/2 पे पायोट किया। अब ये डिस्क इस वाले पॉइंट, ये पिंक वाले पॉइंट के अक्रॉस ऐसे ऐसे घूमेगी। अब हम लोगों को क्या निकालना है? एक्सिस, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दैट एक्सिस। तो मैं अपनी कहानी फिर एक बार रिपीट करता हूं। मैं दो एक्सिस इमेजिन करूंगा, एक पासिंग थ्रू सेंटर, एक ओरिजिनल जिसके अक्रॉस एक्चुअल रोटेशन हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। दोनों कैसे हो गए? ऐसे अंदर जा रहे हैं दोनों। कैसे हो गए दोनों? Parallel. पैरेलल। दोनों में से एक सेंटर ऑफ मास से भी जा रहे हैं, है ना? Yes. दोनों के बीच का गैप हमको पता है, कितना है गैप Yes, दोनों के sir. बीच का? R by 2. R/2 r/2। बताओ। MR m square. r/2 वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। plus प्लस m r² by 4 एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड बेटा। तो I इज इक्वल टू, यू कैन हैव 4 एज एलसीएम, mr square plus mr square. mr²। तो ये हो गया आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन। इज इट ओके? गो ahead with the equation of time period। 2 pi under root whatever the moment of inertia for that axis, whichever the axis is given, for that axis you have to write the moment of inertia, not a general value, divided by mass of the system, mass of the body, g into the distance between axis of rotation and the center of mass of the system or center of mass of the body। तो t is equal to 2 pi under root I हमने अभी अभी फिगर आउट किया, कितना था? 3 MR square by 4. 3 mr square by 4 and that divided by factor m, mass of that single body, g, and then again it is going to be r/2। मेक कैंसिलेशंस, ये कट गया, ये कट गया, r की एक पावर यहां से कट गई, ये 2 कट गया, ये 4, ये 2 आ गया। 3r डिवाइडेड बाय 2g, क्या कहते हो? Yes. सो इट इज गोइंग टू बी 3r डिवाइडेड बाय 2g। हो गया आंसर इसका भी, ठीक है ना? आइए एक और ले लेते हैं। लेट्स टेक अनदर। इसमें एक 2 रॉड सिस्टम दिया गया है, ठीक है? एट द कॉमन जॉइंट the axis is to be taken। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल रहा है। दोनों रॉड का लेंथ L है और मास M है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये समझने के लिए कहूंगा कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सो एक्सिस इज पासिंग थ्रू द एंड, 2 ML square by 2 3. ml square by 3 इसके लिए भी एंड है, इसके लिए भी एंड है, तो आंसर आएगा 2 ml square by 3। करेक्ट है बच्चों? Yes. yes क्योंकि एक रॉड के लिए ml square by 3, दूसरी वाली रॉड के लिए ml square by 3। अब ये सिस्टम ऐसे घूमेगा, हल्का सा धक्का देंगे इसको ऐसे, तो ये ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है? लाइक दिस, लाइक दिस, yes getting it? Yes, sir.
व्हाट अबाउट स्मॉल एल? यहां गड़बड़ है। तो यहां ना आपको एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन या एक्स्ट्रा डेटा मुझे देना चाहिए कि ये 90 डिग्री पे है। ये एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको यहाँ इन्फॉर्म कर दी, क्वेश्चन में नहीं है। अब वो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था तो शायद लिखा नहीं होगा, भूल गया मैं। तो ये 90 डिग्री है। अब जाहिर बात है बच्चों, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, लेट मी जस्ट हैव अ लिटिल रीअरेंजमेंट। इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इधर है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इधर है, और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बराबर इन दोनों के बीच में आएगा। क्या कहते हो? करेक्ट है? Yes. बराबर बीच में आएगा। तो अगर हमने ऐसी लाइन निकाली ना, ये वाली, तो ये कितना एंगल बनाएगी यहाँ? 45. 45, बिल्कुल सही बात है। ये 90 डिग्री, इधर वाला डिस्टेंस L/2। बोलो, तो ये जो स्मॉल एल यहाँ है, स्मॉल एल, वो क्या लिखा जाएगा ट्रायंगुलर फॉर्मेट में? यहाँ से इमेजिन करो, ये L/2, ये स्मॉल एल, और ये पता नहीं जो भी है, और ये एंगल 45। L/2 cos 45. यस, सिंपली हम यहाँ पे cos 45 का एक रेशियो ले लेंगे ताकि आप चीजों को ठीक से समझें। L डिवाइडेड बाय L/2. करेक्ट जा रहे हैं। तो ये तो हो गया बेटा √2 इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई L। Therefore small l is equal to L divided by 2√2। समझ पा रहे हैं? Yes. अब आप मुझे ये बताएं टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है? 2 pi under root. अंडर रूट जो भी एक्सपेक्टेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिवाइडेड बाय जो भी सिस्टम का मास है। अगर एक सिंगल बॉडी है तो सिंगल बॉडी का मास, सिस्टम है तो सिस्टम का मास, G इंटू L। चलिए गो अहेड, 2 पाई अंडर रूट I 2 L/3. ml स्क्वायर बाय 3 डिवाइडेड बाय मास कितना? मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस। G कितना आएगा? L डिवाइडेड बाय 2√2. सिंपली 2m यहां से 2m यहां से कट गया, L और ये L की एक पावर कट गई, 2√2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आया। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट, सोचे समझे, 2√2 L करेक्ट जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3G. 3G। दिस इज द ऑप्शन। ओके है? Yes. Now taking one last problem in this, and we will probably end with this chapter and as well as this particular topic. इसमें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये भी रिक्वायर हो सकता है कि मिनिमम टाइम पीरियड क्या हो सकता है। मिनिमम टाइम पीरियड उसको मैंने मॉड्यूल में दे दिया है, तो आप थोड़ा बहुत चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी तो कोई खास बात नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गई इसमें तो काफी होगा। मिनिमम टाइम पीरियड ये एक स्पेशल कंडीशन है, आप चाहें तो डायरेक्टली उसको अपने मॉड्यूल में से पढ़ के याद रख लें। मैं अलग से उस पर फिलहाल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा ड्यू टू द लेंथ ऑफ द लेक्चर। लेंथ ऑफ द लेक्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसलिए। हाँ, अ मैन इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग मेड ऑफ 2 ropes ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ आदमी बैठा हुआ है, ये यहाँ जहां मैंने अभी रेड डॉट पकड़ा ना, ये यहाँ आदमी बैठा हुआ है और रस्सी ये ऐसी बंधी है, ऐसी बंधी। तो फिर ये टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात मैं बेटा आपको ये बता दूं, ये फिजिकल पेंडुलम नहीं है। इट्स नॉट अ फिजिकल पेंडुलम, क्योंकि इसमें मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये दोनों रोप्स का मास नहीं है, कुछ भी नहीं है। आदमी इधर बैठा ना, उसी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह पे। Yes. एज गुड एज टू बी टेकन एज अ पॉइंट मास। ठीक है? अब हमें ये ऐसे क्लेम करना है कि यहां पूरा मास है कॉन्सेंट्रेटेड, हमें ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी बस। आप समझ पाएंगे, अगर ये L L L साइड है तो डेफिनेटली ये एंगल कितनी हो गई? 30. 30। इक्विलैटरल ट्रायंगल, Yes. ये 30 है, ये L है, तो ये मैंने लिखा स्मॉल l cos 30 स्मॉल l बाय कैपिटल L। ठीक जा रहा हूं? Yes. √3/2 स्मॉल l बाय कैपिटल L। स्मॉल l इज इक्वल टू √3 L/2.
ये रादर एक सिंपल पेंडुलम है जिसे ऐसे कुछ इमेजिन किया जा सकता है, ठीक है। यस सर। देखो ऐसे इमेजिन किया जा सकता है इसको। हालांकि अरेंजमेंट में ऐसे दो दो रस्सी वस्सी ये वो सब बना दिए थे, लेकिन बेसिकली वो एक सिंपल पेंडुलम का सिनेरियो यहां बन सकता है, इक्विवेलेंस बन सकता है, बिकॉज इन दिस होल सिस्टम द मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट। आदमी जहां बैठा वहीं मास माना जाएगा ना, बाकी तो छोड़ दिया, ये रॉड थोड़ी है, ये तो सादी रस्सियां हैं। इक्वल हो रही है बेटा बात, समझ आ रही है बात? यस। तो एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? 2 पाई अंडर रूट सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट में। यहां डिनोमिनेटर में तो जी आ जाता है, न्यूमरेटर में क्या आता है? 2 L. L. एल। एल का मतलब यहां पर करस्पॉन्डिंग लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड वेयर द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब ये वाला डिस्टेंस देना है आपने, ये वाला, बात समझे? यस। और वो कितना है? √3L/2। 2 बस कहानी खत्म हो गई। यू आर अबाउट टू एंड दिस प्रॉब्लम। लेंथ की जगह पे मैं लिखूंगा √3L/2 और यहां पहले से जी था, इसके हिसाब से सोचें तो बी D. ऑप्शन आ जाएगा। तो ये है फिजिकल पेंडुलम। अब क्या हुआ, कुछ टेस्ट अपने कंडक्ट हुए थे जिसमें फिजिकल पेंडुलम का पार्ट मिसिंग था। अब वो इंटेंशनली रखा गया था बाकी, क्योंकि मैंने आपको अब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई थी, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा, रोटेशनल डायनामिक्स ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। तो दिस इज आई मे से इज अ काइंड ऑफ राइट टाइम जहां पे हम ऑसिलेशन के इस हिस्से को समझ पाए। क्लियर है सब कुछ? Yes. सर। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त हमें हमेशा याद रखना है, देयर आर 3 कंसेप्ट्स टू बी एड्रेस्ड। एक तो वो ऑसिलेशन टाइम पीरियड, दूसरा सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, तीसरा गिवन अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। 3 चीजें एक साथ एड्रेस होती हैं इन प्रॉब्लम्स में, इसलिए ये प्रॉब्लम्स बहुत मीनिंगफुल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। ओके, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो रुक जाए फिर यहाँ पे हम लोग। यस यस सर।